आउटपुट कोई डिफिकल्ट आउटपुट थोड़ी ना है, सिंपल सा आउटपुट क्वेश्चन है। हमने कम से कम 4-5 सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी तुम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा तुम्हारा वो आएगा NSEW। फर्स्ट लाइन पे N, देन नेक्स्ट लाइन पे S, थर्ड लाइन पे E एंड फोर्थ लाइन पे W आएगा। ओके, तुम लोगों ने आउटपुट क्या लिखा है? N नॉर्थ, S साउथ, E ईस्ट। तो कैसे आउटपुट आएगा? जब उसकी वैल्यू हम प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं तो केवल की प्रिंट होगा ना। हमने जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आई इन डी किया, तो आई के पास ओनली क्या होंगे? कीज होंगे इसके। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो एन आएगा उसके पास, ठीक, सेकंड टाइम एस आएगा, थर्ड टाइम ई आएगा, फोर्थ टाइम डब्ल्यू आएगा। तो वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी? वैल्यू तो प्रिंट होगी नहीं, केवल की प्रिंट होगा उसका। अगर मैं प्रिंट में लिखता बेल ऑफ आई तो फिर वहां पे फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होती, क्योंकि की और वैल्यू, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं डिक्शनरी में? वैल्यू डिक्शनरी में कैसे निकालते हैं? डी ऑफ की निकालते हैं, डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिख के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डी स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा होता, डी और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा होता, तब तो उसकी वैल्यू मिलती है हमें। बट यहाँ पे क्या मिलेगा? ओनली की मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि एक ये टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट तो फाइल को ओपन किया, कौन से मोड में? रीड मोड में, ठीक। फिर हमने क्या किया कि फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से फाइल को रीड कराया, एफ डॉट रीड किया। तो जब एफ डॉट रीड करेंगे तो क्या करता है रीड फंक्शन? सर क्या? रीड फंक्शन का काम क्या होता है सर? एन नंबर ऑफ बाइट्स रीड करेगा। हाँ, तो इस फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि रीड फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं कि फाइल का कंटेंट रीड करा रहे हैं, और वो भी यस सर, ऑल कंटेंट, क्योंकि ब्रैकेट में हमने कोई नंबर ऑफ बाइट्स तो स्पेसिफाई किए नहीं है। तो ये क्या करेगा कि फाइल का पूरा कंटेंट रीड कर लेगा और उस कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। ध्यान रखना, रीड फंक्शन जो होता है वो डाटा रीड करेगा और डाटा रीड करने के बाद उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो प्रिंट से हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? फाइल का पूरा कंटेंट प्रिंट हो गया। ओके, फर्स्ट टाइम। तो अब सेकंड टाइम फिर से इसने लिखा है प्रिंट एफ डॉट रीड, ठीक। तो ये बोल रहा है कि हमें 2 बार फाइल का आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। मतलब पहली बार हमने जब प्रिंट स्टेटमेंट लगाई एफ डॉट रीड तो उसने कंटेंट पूरा डिस्प्ले कर दिया। अब सेकंड टाइम में फिर से अगर एफ डॉट रीड लगाता हूं तो मुझे सेकंड टाइम कंटेंट क्यों नहीं शो हो रहा है? कोई बता सकता है इसका रीजन? सर वो रीड फंक्शन सर डाटा को सर दोबारा प्रिंट नहीं करवाता सर। वो रीड फंक्शन से जो कंटेंट है उसको जो रीड हो चुका है उसके बाद से रीड करता है, उसके बाद ही। देखो होगा क्या, जब हमने पहले वाला रीड फंक्शन चलाया तो जो हमारा कर्सर था वो कहाँ आ गया? लास्ट कैरेक्टर पे पहुंच गया, फाइल के एंड पे पहुंच गया ना। कर्सर ने जो कर्सर था, जब फाइल को हमने ओपन किया तो कर्सर हमारा कहाँ था? फर्स्ट कैरेक्टर पे था, और वो रीड करते करते कहाँ तक चला गया था? लास्ट कैरेक्टर पे चला गया था, ठीक। अब जब वो लास्ट कैरेक्टर पे पहुंच चुका है तो उसके बाद तो आगे रीड करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तो वो कुछ रीड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आगे तो कुछ कंटेंट है नहीं उसके, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में ही पूरा कंटेंट उसने रीड कर लिया, ठीक। तो कर्सर जब वो लास्ट कैरेक्टर पे आ गया है तो आगे हम कुछ भी रीड कराएं वो रीड करेगा नहीं, ब्लैंक कंटेंट आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो कर्सर दोबारा से रीड करे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कर्सर को शिफ्ट करना पड़ेगा वापस कहाँ? फर्स्ट कैरेक्टर पे। कर्सर को लास्ट कैरेक्टर से वापस कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? फाइल के स्टार्टिंग में, यानी कि फाइल के स्टार्टिंग में। तो फाइल के स्टार्टिंग में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं सीक फंक्शन, ठीक। ये सर सीक फंक्शन का। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे जो
फर्स्ट वाला एफ डॉट रीड लिखा है ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, अभी इस पर लिख के दिखाता हूँ। पाइथन तो हमने क्या लिखा था एक्चुअली, वहां पे लिखा हुआ है, फाइल को हमने ओपन किया, यानी हमारी फाइल तो ओपन हो गई। कैसे? एफ इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट में उसका पाथ दिया हुआ है, जैसे डी कॉलन जो भी पाथ है उसका, डी कॉलन डबल स्लैश और फाइल का नाम जो भी था, सपोज फाइल का नाम क्या दिया था, सपोज एक्स वाई ले लिया हमने, एक्स वाई डॉट टी एक्स। ठीक, तो ये तो हमारा फाइल हो गया और यहाँ पे हमने इसको रीड मोड में इस तरह से ओपन कर दिया। अब हमने क्या किया कि स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा है एफ डॉट रीड। ठीक, तो ये क्या करेगा कि पूरा कंटेंट प्रिंट करा देगा फाइल का। अब इसके बाद इन्होंने फिर से इशू किया प्रिंट एफ डॉट रीड। ठीक, तो रीड तो करेगा ये, लेकिन रीड करने के बाद कुछ कंटेंट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्सर हमारा कहाँ पे आ गया है, लास्ट कैरेक्टर पे। तो लास्ट कैरेक्टर से उसको पहले हमें फर्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डॉट सीक और ब्रैकेट में लिखेंगे इसके 0। तो मतलब ये होता है कि सीक 0 का मतलब ये है कि हम कौन सी बाइट पे शिफ्ट कर गए, बाइट नंबर 0 पे कर्सर को हमने मूव करा दिया। ओके, और अब इसके बाद अगर हम प्रिंट एफ डॉट रीड लिखेंगे तो हमारा आउटपुट हमें फिर से मिलेगा, क्योंकि अब हम फाइल के स्टार्टिंग पे आ चुके हैं और वो स्टार्टिंग से अगेन पूरा कंटेंट वो रीड कर लेगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया जी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एफ डॉट सीक 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जो ब्रैकेट में जो 0 है वो ये बता रहा है कि ये बाइट नंबर है, जैसे बाइट नंबर 0। तो बाइट नंबर 0 का मतलब क्या हुआ कि फाइल का फर्स्ट कैरेक्टर, जो हमारी फाइल में जो कंटेंट है उसका फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, अगर मान लो हमें कैरेक्टर नंबर 10 से अगर रीड करना होता तो हम क्या लिखते, एफ डॉट सीक 10। अगर बाइट नंबर 10 से हमें रीडिंग करनी होती तो क्या लिखते थे, सीक 10, सीक 20, सीक 30, मतलब इस तरह से कोई भी नंबर उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो बाइट नंबर को स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन से कैरेक्टर से रीड करना है, फर्स्ट कैरेक्टर से रीड करना है या कैरेक्टर का जिसका नंबर 20 नंबर कैरेक्टर पे है, उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीक फंक्शन का यूज करके कर्सर को पहले शिफ्ट कर देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल एंड आफ्टर दैट वी कैन रीड द फाइल अगेन एंड द कंटेंट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसको नोट कर लेना, तुम लोग नोटबुक लेके बैठा करो और आंसर नोट किया करो। अगर तुम लोग केवल आंसर ही रिवाइज कर लोगे एग्जाम के टाइम पे तो ही तुम लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन तुम लोग लिखते भी नहीं हो और कोई चीज़ सॉल्व करके भी नहीं दिखाते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो, जो भी मैं आंसर लिखाता हूँ उसको नोट किया करो, क्योंकि आज याद रहे कल भूल जाओगे इसको। ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ इसके बाद हमारा है ये वाला 5th क्वेश्चन। तो 5th तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। एल डॉट रिमूव लगाया तो जो हमारा 2 है वो रिमूव हो जाएगा इसमें से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 4 5। ठीक है, हाँ सर आउटपुट में ब्रैकेट भी आएगा? क्यों, लिस्ट प्रिंट होगी तो ब्रैकेट नहीं आएगा? लिस्ट में से तुम्हारा केवल रिमूव क्या हुआ है, 2 रिमूव हुआ है, तो ब्रैकेट क्यों हटेगा? ब्रैकेट थोड़ी हटेगा। लिस्ट में से केवल एक ही एलिमेंट तो डिलीट हुआ है, रिमूव हुआ है, सॉरी डिलीट नहीं। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 आ जाएगा ओनली। ठीक है, यस। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा है ये इंडेक्स नहीं है, ये एक्चुअल नंबर है जिसको हमें डिलीट करना है। यस सर। और जो डिलीट फंक्शन होता है वहां पे इंडेक्स आता है, डिलीट के ब्रैकेट में इंडेक्स लगता है, जिसे हमने डेल फंक्शन बताया था। डेल लिस्ट में एक डेल फंक्शन भी होता है, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट करता है। अगर ये होता है एल डॉट डेल और डेल के ब्रैकेट में अगर 2 लिखा होता
तो फिर वो 2 को डिलीट नहीं करता, वो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू होती है वो डिलीट करता। ठीक है, तो ये फंक्शन रिवाइज करो, स्ट्रिंग से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड सारे। ठीक, ये हो गया। अब इसमें ये बताना था कि 6th क्वेश्चन में कि ये कौन सा टोकन है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड सॉरी ऐड लिखा हुआ है और एक ब्रेक लिखा हुआ है। तो ऐड क्या है हमारा, ऐड किस टाइप का टोकन है? ऐड का टाइप क्या है? ऐड का टाइप बताओ। सर आइडेंटिफायर है क्या सर? कीवर्ड होगा सर। ऐड कीवर्ड कैसे हो जाएगा? उसका कोई स्पेशल मीनिंग थोड़ी होता है ऐड का। ऐड आइडेंटिफायर है तुम्हारा, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे एक वेरिएबल का नाम है। ऐड यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे ऐड ना तो कीवर्ड है ना ही वो कोई लिटरल है या ऑपरेटर है। ऐड हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, ऐड आइडेंटिफायर है। और ब्रेक क्या है? सर वो कीवर्ड। हाँ, ब्रेक कीवर्ड होता है। ब्रेक इज अ कीवर्ड। जैसे ब्रेक हो गया, फॉर हो गया, कंटिन्यू हो गया, तो जिनके मीनिंग ऑलरेडी हमारे पाइथन में डिफाइंड है उन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ये ऐड हमारा यहाँ पे आइडेंटिफायर होगा और ब्रेक जो होगा वो एक कीवर्ड होगा। ठीक है, ये आंसर भी गलत लिखा है लोगों को, तुम लोगों ने यही नहीं लिख पाया कि ऐड क्या है और ब्रेक। ब्रेक तो ठीक लिखा है, ऐड को कीवर्ड लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आउटपुट क्या आना चाहिए था? सर इसका आउटपुट हो सकता है VDAA। इसका आंसर आएगा यस सर। मेरा क्योंकि देखो ये 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसमें -1 तक। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ str -1। -1 मतलब ये जाएगा लास्ट कैरेक्टर तक। एक्चुअली लास्ट कैरेक्टर तक नहीं जाएगा, ये जाएगा एक कम होगा सर। हाँ तो उससे y तक जाएगा। y तक जाना चाहिए, बट एक्चुअली ये a पे ही रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का स्टेप है। इंडेक्स स्टेप 2 का दिया हुआ है। तो पहला कैरेक्टर तो v प्रिंट होगा, फिर उसके बाद Yes, sir. d प्रिंट D होगा, होगा। d के बाद a प्रिंट Then होगा, A, फिर एक और then a A. प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर Yes, sir. आएगा VDAA। और लास्ट वाला ए नहीं आएगा, और जो जिन्होंने तो अभी पेपर में लिखा है सबने लास्ट में ए लिख दिया है आंसर शीट में। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ str -1, तो जो लास्ट वैल्यू क्या है तुम्हारी, लेंथ ऑफ str -1, तो उससे एक कम जाता है ना, तो लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे हम Yes, लोग। sir. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा VDAA। V कैपिटल आएगा, D स्मॉल आएगा, फिर स्मॉल a। ठीक, अब नेक्स्ट में देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। Sir, second वाला। सेकंड। सेकंड क्यों होगा बताओ? Sir, second वाला होगा सर। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या लिखा है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। ठीक है, तो अगर इसने ओनली लिखा होता इंपोर्ट SQRT, सॉरी पहले इसने लिखा होता इंपोर्ट मैथ, अगर इसने फर्स्ट लाइन लिखी होती इंपोर्ट मैथ, तो उसके बाद तो फिर हम लिखते प्रिंट मैथ डॉट SQRT। लेकिन ये क्या कर रहा है कि फ्रॉम मैथ फंक्शन से इसने SQRT को पहले ही इसने ले लिया। SQRT फंक्शन है और मैथ मॉड्यूल का नाम है, तो मैथ मॉड्यूल से इसने SQRT फंक्शन को इंपोर्ट करा लिया। तो जब फ्रॉम की हेल्प से इस तरह से इंपोर्ट कराते हैं तो फिर वहाँ पे हमें मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता। ये मैंने कई बार बताया तुम लोगों को कि अगर हमने मॉड्यूल को फ्रॉम की हेल्प से, मॉड्यूल सॉरी फंक्शन को फ्रॉम की हेल्प से एक्सपोर्ट किया है,
या इंपोर्ट कराया है, तो उस केस में फिर हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट sqrt25। ओके, एक चीज एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, हमने क्या लिखा है, फ्रॉम मैथ sqrt। ठीक, तो इसके बाद अगर हमें sqrt फंक्शन अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं sqrt, और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू देनी है उसको वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। ठीक, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विदाउट मॉड्यूल नेम। लेकिन अगर हमने इस तरह से इसको यूज किया होता है, इंपोर्ट मैथ, अब इसके बाद हमें लिखना पड़ता है math.sqrt। ठीक, तो जब भी हम फ्रॉम की हेल्प से करेंगे किसी फंक्शन को इंपोर्ट, तो फिर आगे हम उसको विदाउट मॉड्यूल नेम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हैं और उसके बाद अगर कोई फंक्शन यूज करना है तो फिर मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। और पहले वाले केस में क्या हो रहा है, केवल हम फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो और आगे भूलना नहीं इस चीज को। ठीक है, अब समझ में आया ये किस तरह से यूज करना है। अगर हम पूरा मॉड्यूल का नाम लिख रहे हैं इंपोर्ट मैथ, तो उसके बाद अगर हमें कोई फंक्शन यूज करना है तो कैसे करोगे, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। एंड अगर हम फ्रॉम की हेल्प से यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं, तो फिर वहां पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, sqrt, फंक्शन का नाम हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सर हाँ, ये आउटपुट नहीं दे रहा सर। एक बार आउटपुट नहीं दे रहा, सर क्यों नहीं इसमें दे रहा? सेम एक आउटपुट आएगा क्यों नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट। इसको प्रिंट तो करोगे तभी तो आउटपुट आएगा, प्रिंट तो लगानी पड़ेगा ना उसको। प्रिंट नहीं लगाओगे तो आउटपुट कैसे प्रिंट होगा? इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ, आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया सर, आ गया 5.0। हाँ, तो आउटपुट आएगा ना, क्यों 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 कह रहा है आउटपुट नहीं आ रहा उसको? स्टेटमेंट गलत लिखी थी। हाँ, तो आउटपुट इसका आएगा, बिल्कुल श्योर आएगा। 5.0 आ तो गया आउटपुट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखता, जैसे तुम लोग बता रहे थे कि इसका आंसर ये होगा मैथ डॉट, तो अभी आउटपुट नहीं देगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग करेगा। अब आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हम फ्रॉम की हेल्प से कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉम की हेल्प से मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करा रहे हैं तो फिर वहां पे हमें मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर सर एक बार फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक वाला जरा। क्या? सर इसमें एक और रहता है ना, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक। हाँ, तो एस्ट्रिक का मतलब ये है कि मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, अभी मैंने केवल sqrt को इंपोर्ट कराया था। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इसका मतलब ये है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो पावर फंक्शन हो या sqrt फंक्शन हो या फ्लोर फंक्शन हो या सील फंक्शन हो, वो सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लेगा। ठीक है, और फिर जो भी फंक्शन हमें यूज करना है हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ये इस तरह से लिखा होता, ये इस तरह से लिखा होता, तो तब भी तो इसका आउटपुट आ जाता ना, क्योंकि इंपोर्ट स्टार से क्या हुआ कि सारे फंक्शन इंपोर्ट हो गए। पहले तो हमने केवल sqrt को ही इंपोर्ट कराया था, बट स्टार मीन्स क्या होता है, ऑल। एसक्यूएल में स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे हमारे प्रोग्राम में आ गए। अब हमें sqrt को यूज करना है तो हम sqrt फंक्शन को यूज कर लेंगे,
मान लो मुझे पावर फंक्शन यूज करना होता है यहाँ पे, मैं मान लो एक फंक्शन और पावर फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ, तो पावर और ब्रैकेट में उसको इस तरह से यूज करते हैं तो पावर निकाल देते हैं उसकी। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन रन कर जाएंगे क्योंकि मैंने सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कराया है। दोनों फंक्शन चल गए मेरे, 5.0 और 8.0 रिजल्ट आ गए। ठीक है, यस सर। स्टार मीन्स होता है ऑल फंक्शंस। ठीक है, और अगर हम किसी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो केवल वही फंक्शन इंपोर्ट होगा। ओके, यस। ठीक है, नाउ ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल। तो इसमें हमें बताना है कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो बताओ क्या क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होगा इसमें? office.com, office.com हमारा डोमेन नेम है। और यूआरएल क्या है? सिर्फ फुल कंप्लीट एड्रेस। हाँ, यूआरएल कंप्लीट एड्रेस हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली इसने पूछा है आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स, तो इसने ये नहीं पूछा है कि कौन सा डोमेन नेम है या कौन सा यूआरएल है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स को हमें बताना है। जैसे HTTPS है, तो HTTPS हमारा क्या है? पूरा यूआरएल है वैसे। नहीं नहीं, HTTPS ओनली HTTPS क्या होता है? इसमें अलग अलग पार्ट्स को बताना है हमें कि जैसे अलग अलग पार्ट जो लिखे इन्होंने, जैसे डबल स्लैश, जो सब डबल स्लैश के साथ जो इन्होंने अलग अलग सेपरेट किया हुआ है। तो HTTPS क्या होता है? HTTPS क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है ना। कौन सा प्रोटोकॉल होता है HTTPS? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S मीन्स होता है सिक्योर। तो ये हो गया सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स को बताना है कि हर एक पार्ट का क्या मीनिंग है। तो HTTPS हमारा क्या है? एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद जो office.com है वो क्या है? एक डोमेन नेम है। office.com क्या है? इज द डोमेन नेम। एंड यहाँ पे जो लिखा है Microsoft Teams.html, तो ये क्या है? किसी पेज का एड्रेस है। किस कौन सी साइट पे? office.com पे कोई पर्टिकुलर पेज का एड्रेस दिया हो, पेज हमने खोला हुआ है। Microsoft Teams.html क्या है? office.com के ऊपर हम गए। office.com हमारा क्या हो गया? वेबसाइट का नाम है। तो office.com पे जब हम गए तो वहाँ पे हम कौन सा पेज ओपन करके बैठे हैं? Microsoft Teams.html। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स को बताना था। तो हमारा यहाँ पे HTTPS तो एक प्रोटोकॉल हो गया, और office.com जो हो गया वो एक डोमेन नेम है। और यहाँ पे हम जो Microsoft Teams.html है उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द रिसोर्स लोकेशन, रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, या पेज एड्रेस भी बोल सकते हैं, पेज एड्रेस या रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। HTTPS जो हमारा प्रोटोकॉल है, office.com डोमेन नेम है, और Microsoft Teams.html क्या है? वो रिसोर्स का लोकेशन क्या है। ठीक है, रिसोर्स लोकेशन। ठीक, और अगर इसमें ये पूछा होता कि डोमेन नेम क्या है और यूआरएल क्या है, तो फिर हमारा वही आंसर होता जो तुम बता रहे थे कि office.com डोमेन नेम हो जाता, और जो कंप्लीट एड्रेस है वो क्या होता है? यूआरएल होता। ठीक, लिख लिया सबने? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ये एक्सपेंड तो कर लिया था सबने। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और VoIP Yes, होता sir. है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल नेम लाइब्रेरी इन SQL। तो किसी टेबल का अगर हमें स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? सर DESC। DESC और टेबल का नाम। ओके, यस तो इसका इसका आंसर क्या लिखते हैं? DESC लाइब्रेरी, और उसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक,
तो जब याद रखना किसी भी टेबल का अगर हमें स्ट्रक्चर शो करना है तो DESC कमांड यूज होता है। राहुल तुमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी तो डेटा डिस्प्ले कराएगा, टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ी दिखाएगा। यस ये मिस्टेक्स को नहीं रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखो इस चीज को। भी गलती हो गई तो इसलिए तो मैंने बोला था कि एग्जाम देने आना, उससे पता लगेगा ना हम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, उसको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो इस चीज को कि टेबल का स्ट्रक्चर शो करने के लिए DESC कमांड यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट है एक टेबल दी हुई है और उस टेबल के बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट बताना है। तो हमारा कमांड लिखा है सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 45 एंड 60। सर मिसप्रिंट है सर, सेमीकोलन नहीं लगा। नहीं, वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक्चुअली हो सकता है वो वहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, बट वो आउटपुट इसका आंसर होगा। ठीक है, रोल सर नंबर नंबर 50 3 आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? सर कौन सा रोल कॉलम? नंबर इसका वो हाँ, रोल आएगा। नंबर वाला कॉलम डिस्प्ले होगा और आउटपुट क्या आएगा? फिर उसके नीचे 1 2 3। 1 2 3 आना चाहिए ना। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि राहुल तुमने लिखा है रोल नंबर और मार्क्स दोनों डिस्प्ले करा दिए वहां पे। रोल नंबर और मार्क्स कैसे डिस्प्ले होगा जब केवल रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा है? तो सिलेक्ट रोल नंबर दिखाओगे ना ओनली। यस मैं देखो, मैं तुम्हारी गलतियां नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल इतना बता रहा हूँ कि जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो उसको आगे रिपीट ना हो वो चीज। ठीक, मैं नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई कि मतलब तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि तुमने ये लिखा है और वो चीज़ आगे रिपीट ना हो। ठीक है, सिलेक्ट रोल नंबर, तो आउटपुट में केवल रोल नंबर आएगा और किसका आएगा? जिनके मार्क्स 45 और 60 के बीच में हैं। तो अब यहाँ पे जो बिटवीन कमांड होता है वो 45 और 60 को भी इंक्लूड करता है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पे जो बिटवीन होता है एसक्यूएल के अंदर जो बिटवीन कमांड यूज करते हैं वो 45 को भी इंक्लूड करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 45 से ज़्यादा और 60 से कम। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो कई लोगों ने आंसर शीट में रोल नंबर दिखाया है बट केवल क्या कर दिया उन्होंने? 2 को डिस्प्ले कराया, तो वो 2 गलत हो जाएगा। तीनों तीनों वैल्यू डिस्प्ले आएंगी इसमें, क्योंकि बिटवीन जो होता है वो वैल्यूज को इंक्लूड भी करता है। जो रेंज दी है उसने उस रेंज को भी इंक्लूड कराता है। मतलब 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड लेस देन और इक्वल टू 60। ओके, तो आगे ध्यान रखना है इस चीज़ को कि 45 और 60 का मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में जो वैल्यू है 45 को भी इंक्लूड कराना है और 60 को भी इंक्लूड करना है और उसके बीच में जो वैल्यूज रहेंगी वो भी आएंगी। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्या है 13। हाँ, 13 में क्या आंसर आना चाहिए बताओ? सर बताओ इसका क्या आंसर होगा? द फॉलोइंग टू कमांड्स आर गिविंग डिफरेंट आउटपुट ऑन द सेम टेबल, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? सर काउंट स्टार जो है ना ऊपर लिखा है, सो वो सारे कॉलम को काउंट कर रो, काउंट स्टार क्या और करता लास्ट है? वाले में सर ऑल द कॉलम ऑल दी कॉलम्स। रोज। सर काउंट स्टार नल वैल्यू काउंट नहीं करता है और काउंट फंक्शन के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो नल वैल्यू को भी साइड काउंट कर लेता है। सर काउंट उल्टा स्टार में ऑल काउंट होंगे और काउंट उल्टा बता मार्क्स रहा है। वाले काउंट में सिर्फ स्टार नल मार्क्स वैल्यू को वाला काउंट कॉलम। करता है। काउंट स्टार में नल वैल्यू भी काउंट होती है। ठीक है, और काउंट मार्क्स में नल वैल्यू काउंट नहीं होगी। जैसे मार्क्स वाला कॉलम है तो मार्क्स वाले कॉलम में मान लो 2 बच्चों के मार्क्स हमारे पास नहीं है, तो ये क्या करेगा कि वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, केवल जो वैल्यू एग्जिस्टिंग है उन्हीं को काउंट करेगा। सिलेक्ट काउंट मार्क्स,
तो मार्क्स कॉलम में अगर मान लो किसी स्टूडेंट का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे नल वैल्यू होगी, तो फिर ये नल को काउंट नहीं करेगा, काउंट मार्क्स। और काउंट स्टार क्या करता है, वो कॉलम को काउंट नहीं करता, रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। रिकॉर्ड्स मतलब रोज को काउंट करता है। ठीक है, तो अगर टेबल के अंदर मेरे पास 5 रो हैं तो उसका आउटपुट 5 आएगा काउंट स्टार से। लेकिन अगर मैंने काउंट मार्क्स लिखा और मार्क्स वाले कॉलम में अगर किसी बच्चे का डाटा नहीं है तो फिर वहां पे वो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, काउंट स्टार मींस इट काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड की बात हो रही है तो वहां नल वैल्यू को इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई डाटा तो होगा, हो सकता है उसका रोल नंबर हो, नेम हो, सारी वैल्यू तो नल नहीं हो सकती ना। काउंट स्टार क्या करता है, रोज को काउंट करता है। रोज और कॉलम में डिफरेंस पता है ना, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रोज कहलाती हैं, और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो कॉलम्स में डेटा एम्प्टी हो सकता है, लेकिन रो कोई पूरी रो थोड़ी खाली मानी जाएगी। अगर वो पूरी रो खाली है तो मतलब वो रिकॉर्ड ही फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काउंट स्टार मींस इट काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। एंड काउंट मार्क्स से क्या होगा कि इन द मार्क्स कॉलम इट विल काउंट द values which are existing without including the null value. Okay, लिख लिया इसका आंसर? यस सर। काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, बस इतना लिखना है। काउंट स्टार काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। एंड काउंट मार्क्स क्या करेगा कि मार्क्स वाले कॉलम में जो वैल्यू एग्जिस्टिंग है उन्हीं को काउंट करेगा, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। इसलिए वो आउटपुट अलग अलग आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मार्क्स वाले कॉलम में किसी की वैल्यू ना हो हमारे पास, तो उसका ओन वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ रोज से वो डिफर करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो सारे हैं, कॉलम्स में कोई वैल्यू ब्लैंक हो सकती है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर 14 में देखो क्या है, फोर्टीन में देखो इसमें दो टेबल्स को हमने कंबाइन किया और उसका कार्टेशियन ज्वाइन निकाला है। तो कार्टेशियन ज्वाइन जब निकालते हैं तो पूछ रहा है कि जो ज्वाइन से जो आउटपुट मिलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, या डिग्री और कार्डिनलिटी को शो करना है। ठीक है, तो कार्टेशियन ज्वाइन में मैंने बताया था कि रोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कॉलम्स ऐड होते हैं और रोज मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले वाले टेबल में कितने रो हैं, 3 हैं, और दूसरे वाले टेबल में कितने रो हैं, 5। तो 15 रोज। ठीक है, और इसमें कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 4 + 2 6। तो ओके, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब बताना है कि डिग्री क्या होगी और कार्डिनलिटी क्या होगी। तो डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 6, एंड कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 15। ओके, कार्डिनलिटी कितनी होगी, 15 होगी इसकी, और डिग्री होगी 6। ध्यान रखना, जब भी हम कार्टेशियन ज्वाइन निकालते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो रोज मल्टीप्लाई होती है और कॉलम्स ऐड होते हैं। तो जब रोज मल्टीप्लाई होंगी तो रोज कितनी हो जाएंगी, 15, और कॉलम्स जब ऐड होंगे तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 6। तो अब बताना है कार्डिनलिटी क्या है। तो कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी कार्डिनलिटी जो आएगी वो आएगी 15, और डिग्री कितनी आएगी इसकी, 6 आएगी। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। हाँ, और इसको ध्यान रखा करो तुम लोग, मैं जो क्लास में जो चीज़ बोलता हूँ नोट किया करो उसको, क्योंकि एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस है। पेपर ये थोड़ा लॉजिकल पेपर था, ये पेपर सीधा सीधा पेपर नहीं था, लॉजिकल चीज़ें हैं इसमें। मतलब जो चीज़ें हमने बहुत कम सुनी होंगी, उस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हैं इसमें। तो जो चीज़ बोलते हैं उसको सुन लिया करो तुम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट पूछा है, नेम एनी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर नेम। तो वेब सर्वर के नाम बताने थे, तुम लोगों ने वेब ब्राउज़र के नाम लिख दिए। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है,
या तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ब्राउजर्स कहलाते हैं। सर्वर का नाम क्या होता है? कोई वेब सर्वर का नाम नहीं पता तुम लोगों को? वेब सर्वर के नाम कोई भी, यानी वन, एक ही नाम बताओ कोई वेब सर्वर। सर HTTP। HTTP प्रोटोकॉल होता है। देखो सर्वर के नाम लिख लो तुम लोग। एक सर्वर है हमारा अपाचे, APACHE, ये वेब सर्वर कहलाता है, अपाचे APACHE। और एक है IIS, ये दो वेब सर्वर्स हैं, अपाचे एंड IIS। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं, तुम लोग देख सकते हो, नेट पे देख सकते हो कि कौन कौन से वेब सर्वर्स होते हैं। तो मैं दो के नाम लिखा दे रहा हूँ, अपाचे एंड IIS। ठीक है। लाइट स्पीड। हाँ सर लाइट स्पीड। हाँ, और भी हो सकते हैं, सर्वर के नाम देख लेना। वेब सर्वर कौन कौन से हैं? वेब ब्राउजर तो पता है सभी को, तो वेब सर्वर हमारे कौन कौन से हैं? अपाचे है और IIS है। ठीक है, और भी दिए होंगे, देख लेना नेट में और मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा वेब सर्वर के नाम। फिर नेक्स्ट पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ इज कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन के अंदर इज कीवर्ड का क्या यूज है? इज, ये मैंने बताया था तुम लोगों को 11th क्लास में बताया था। इज का यूज बताया था, इन और नॉट इन का यूज बताया था। पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं, एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो इज से हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि इज से क्या होगा। इसका एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 20 और एक वेरिएबल है y इक्वल टू 30। ठीक है, x 20 है और y 30 है। तो अब मुझे बताओ कि x और y जो हैं वो सेम ऑब्जेक्ट हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं? तो सेम ही है सर। सेम कैसे हो जाएगी x और y? x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए ना, क्योंकि अगर वैल्यू डिफर करेगी तो वो ऑब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर x की वैल्यू 20 है तो x एक वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी 20 है, और एक y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है। तो x और y सेम ऑब्जेक्ट थोड़े ना होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हुए ना भाई। दोनों का टाइप इंटीजर है, ये बोल सकते हैं कि दोनों टाइप का सेम टाइप होगा। इंटीजर है, बट दोनों ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ना। तो अब मुझे ये चेक करना है कि x और y सेम है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा x इज y, x इज y। तो इसका आंसर क्या आएगा? एरर। एरर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि x y नहीं है, x इज y। तो हम चेक कर रहे हैं कि वेदर बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है। ठीक, अब मैं सबको एक एग्जांपल लूं। x इक्वल टू मैंने करूं 20 और y इक्वल टू करूं 20। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब वैल्यू सेम होती है तो पाइथन के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्या माने जाते हैं? सेम माने जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। अगर वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो वो ऑब्जेक्ट्स भी सेम कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ लिखूं x इज y, तो मेरा ये आंसर क्या आएगा? एक सेकंड, x ट्रू आएगा। आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का यूज क्या है? इज एक ऑपरेटर होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को चेक करता है, या क्या बोलें कि वो चेक करता है कि वेदर दी ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देख लेना, बुक में दिया हुआ है जो पाइथन रिवीजन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 या 2 में दिया होगा एज का क्या यूज होता है। तो वहां से देख लेना कि एज एक ऑपरेटर होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को चेक करता है कि वेदर दी ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। ठीक है, इज वैल्यू को चेक नहीं करता है, किसको चेक करता है? आइडेंटिटी को चेक करता है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये इक्वल टू ये वैल्यू को चेक करता है, ऑब्जेक्ट्स को सेम चेक नहीं करता है। x इक्वल टू y,
तो x इक्वल टू वाई पे भी हमें ट्रू मिलेगा। बट यहाँ पे ये ट्रू क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्यों सेम मिल रहा है? क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर सेम। बट अगर ये वैल्यू सेम नहीं होती तो हमें आंसर क्या मिलता? फॉल्स मिलता। एज क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी को चेक करता है, और इक्वल टू ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को चेक करता है। दोनों में अंतर है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं आइडेंटिटी, हम किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे निकालते हैं? आईडी से निकालते हैं ना, आईडी ऑफ एक्स। यस सर। आईडी ऑफ एक्स, तो आईडी ऑफ एक्स कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। और मैं आईडी ऑफ वाई निकालूं तो कितना आएगा? आईडी ऑफ वाई, तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो ऑब्जेक्ट भी सेम माने जाते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में ही होता है केवल ये, और लैंग्वेज में नहीं होता है। और लैंग्वेज में वैल्यू से नहीं होता है ऑब्जेक्ट सेम। तो यहाँ पे आईडी ऑफ एक्स एंड आईडी ऑफ वाई बोथ आर सेम, तो इसलिए ये क्या दे रहा है? एक्स इज वाई पे क्या दे रहा है हमें? ये ट्रू दे रहा है। ठीक, एक्स इज वाई पे ये क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी सेम है, यानी कि दोनों का एड्रेस सेम है। ठीक, और इक्वल टू एड्रेस को कंपेयर नहीं करता, इक्वल टू किसको कंपेयर करता है? वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इक्वल टू ऑपरेटर में और इज ऑपरेटर में। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना आगे। ओके, समझ में आ गई इज का यूज? ठीक, हाँ। अब देखो आगे पूछा है कि एक एक्सप्रेशन है, उसको हमें इवेलुएट करना है और उसका आंसर निकालना है। तुम लोग की क्लास किसकी है अभी? सर फ्री है सर, कुछ नहीं है। फ्री पीरियड है? यस सर। पक्का किसी क्लास तो नहीं है? चंद्रश्री क्लास तो नहीं है ये? एक सेकंड, सर नहीं है सर। ठीक है। कोई भी क्लास नहीं आई है सर अभी। ठीक, तो ठीक, आगे इसको हम कर लेते हैं सर। नेक्स्ट देखो, इसमें आंसर निकालना है, इसका इवेलुएट करना है। तो इवेलुएशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हमने यूज किए हैं बताओ? कौन कौन से ऑपरेटर इसमें लगाए? प्लस ऑपरेटर है। हाँ, प्लस ग्रेटर देन। सर इक्वल टू है सर ये। इक्वल टू है, और एक लेस देन ऑपरेटर है, और एक और लेस ऑपरेटर। देन। ठीक है, लेस देन कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? लेस देन कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑपरेटर्स की अलग अलग कैटेगरी। लेस देन, रिलेशनल। लेस देन है रिलेशनल ऑपरेटर। और कौन सा ऑपरेटर है? सर और लॉजिक। सर लॉजिकल है। लॉजिकल ऑपरेटर। और इक्वल टू हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ऐसे ही हमारा प्लस भी क्या है? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो देखो ये पेज नंबर 15 चेक करना तुम लोग, चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन 2। ठीक है, वहां पे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी लिखी हुई है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है। जैसे हम लोग मैथ्स में बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं ना, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे यहाँ भी क्या है कि हर एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है। तो इस टेबल में चेक करना कि जो तुम्हारा ये वाला ऑपरेटर है, कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है और लॉजिकल ऑपरेटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है? वो लॉजिकल ऑपरेटर से एंड रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे रिलेशनल कंपैरिजन है सर ये। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो पहले तो हम कौन सी करेंगे? जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर अर्थमेटिक के बाद जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स की होती है, और फिर उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल। हाँ, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? प्लस वाले जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कर लेंगे।
तो 2 + 3 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 पहला क्या बन गया, 5, और 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 ठीक, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये हो गई 5 = एक सेकंड, हमारी जो एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी 5 = 9, और उसके बाद क्या आएगा, equal to 7. = 7, और 2 is less than 5, = 7 और 2 is less than 5। ठीक, ये बन गया। अब देखो इसमें, इसके बाद हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास देखो एक तो 2 is less than 5 का ऑपरेशन है, और एक क्या है 5 = 9 और = 7 का ऑपरेशन है, और फिर उस पर हमें लगाना है और, क्योंकि और सबसे बाद में होगा। इसके बाद हमारे पास क्या रिलेशनल वाले करने ना चेक। तो 5 = 9 से हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा, सर फॉल्स। फॉल्स मिलेगा। यस सर। और फिर वो फॉल्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉल्स यस वैल्यू को सर। 0 मानते हैं ना, तो 0 यस = सर, 7 हो जाएगा। वो भी 0 फॉल्स हो जाएगा सर। = 7 से क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स। ठीक, 0. तो ये हमारा, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तो आ गया फॉल्स, यानी 0 वैल्यू आ गई है। ठीक, और उसके बाद फिर लगाया और 2 is less than 5, तो 2 is less than 5 से क्या मिलेगा, सर ट्रू। ट्रू। ट्रू मिलेगा। तो 1 हमारा होगा। ये हो गया 0 0 और 1। 1, 1 तो 0 और 1 आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 ट्रू आ गया। ट्रू। इसका आंसर आ गया ट्रू या 1 वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें इसका आंसर निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे पहले उसको सॉल्व किया, फिर अर्थमेटिक के बाद जो नंबर आता है वो आता है रिलेशनल का नंबर आता है, तो पहले फिर हमने रिलेशनल को चेक किया, और रिलेशनल के बाद फिर हमने उस पर क्या लगाया, लॉजिकल लगाया। तो इस ऑर्डर में, सर यहाँ और सर यहाँ और की जगह एंड यूज होता था तो 0 आता सर। हाँ एंड में 0 आता है, क्योंकि 0 एंड 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तुम लोगों, इस टाइप के और भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो अभी मैंने जो पेपर सेंड किया था कल और परसों में, उसमें भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टाइप के, तो वो इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। और जो तुम्हारा अगर और सैंपल, की जगह नॉट होगा तो क्या होगा, कहाँ पे ये, मैं 0 और 1 लिखा है ना, तो अगर और की जगह नॉट हुआ, नॉट ऑपरेटर केवल एक वेरिएबल पे लगता है, 2 वेरिएबल पे नहीं लगता है। तो 0 नॉट 1 होता तो फिर ये इस तरह से होता, नॉट 1 होता तो फिर ये वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि नॉट 1 से फिर हमें एक ऑपरेटर और डालना पड़ता है इसमें, मतलब इस तरह से डालना पड़ता है, 0 और ऐसे कुछ डालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले नॉट चलेगा फिर और चलेगा। ठीक है, लॉजिकल के अंदर भी प्रायोरिटी है कि पहले हमारा कौन सा ऑपरेटर चलता है, नॉट चलता है, नॉट के बाद पे चलता है चलता है और के बाद एंड। चलता है एंड। ठीक है, तो वहां भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो उस केस में भी हमें प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी कि पहले हम नॉट को लगाएं कि और को लगाएं कि एंड को लगाएं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी प्रायोरिटी ऑर्डर है। ओके, तो ये टेबल चेक कर लेना, टेबल दी हुई है पेज नंबर 15 पे, बुक में, हमारी जो बुक है सुमिता अरोरा की, उसमें 15 पे टेबल दी हुई है। वो टेबल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी चेक कर लेना, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, किस ऑपरेटर की क्या सर मैंने प्रायोरिटी। डाल दी है। हाँ ठीक, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेपर कहाँ चला गया, हाँ ये ठीक। अब ये बताना है कि विच क्लॉज वी कैन यूज इन MySQL टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप बाय स्टेटमेंट। कौन सी क्लॉज यूज करते हैं हम लोग अगर हमें कोई फिल्टरिंग करनी है या कोई कंडीशन लगानी है, ग्रुप बाय के साथ कौन सी क्या यूज करते हैं, हाँ ग्रुप बाय के साथ जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हैविंग का यूज करते हैं। तो जो हैविंग क्लॉज होती है वो क्या करता है कि रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर देता है, क्योंकि कंडीशन लगाएंगे तो रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे ना,
मतलब रिकॉर्ड कुछ हमारी नीड के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड वहाँ से फिल्टर करेगा। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज जो होता है दैट इज यूज फॉर फिल्टरिंग डेटा इन केस ऑफ ग्रुप बाई स्टेटमेंट। अगर हम ग्रुप बाई स्टेटमेंट से कोई कमांड लिख रहे हैं तो उस केस में जब कंडीशन लगाएंगे तो वो कंडीशन हैविंग क्लॉज से आएगी, हैविंग के साथ आएगी। ठीक है, वेयर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हैविंग का यूज होगा। ओके, तो इसको भी नोट कर लेना कि हैविंग क्लॉज से हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस, जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं या ग्रुप बाई कमांड का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें कंडीशन को हैविंग के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हाई स्विच इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। स्विच को इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं? स्विच इसमें और से हब हमारा का डाटा, सेम फंक्शन होता है। क्या होता है? स्विच और हब दोनों का सेम फंक्शन करते हैं ना। दोनों का काम तो एक ही है कि वो नेटवर्किंग के लिए, लोकल एरिया कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है, लैन के ऊपर लैन बनाना है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना होता है तो स्विच या हब का यूज करते हैं। लेकिन स्विच को इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं? व्हाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट? सर जो स्विच होता है वो जो रूट होता है उसको डिटेक्ट करके जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है उसी रूट में डाटा सेंड करता है। हाँ, ये कह सकते हो, बट एक्चुअली स्विच का काम ट्रैफिकिंग का नहीं होता है। स्विच को इसलिए इंटेलिजेंट हब बोलते हैं क्योंकि स्विच जो होता है वो डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि अगर मेरे लोकल एरिया नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर हैं तो क्या करेगा, केवल जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो सेंडर और रिसीवर के बीच में होगा। बाकी जो नोड्स हैं या बाकी जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क में, बाकी के जितने भी नोड्स हैं उन कंप्यूटर्स को वो डेटा सेंड नहीं करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब वो सब लोगों को मैसेज नहीं भेजेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि मान लो मुझे राहुल से कोई बात करनी है, ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं राहुल के पर्सनल व्हाट्सएप पे उसे मैसेज करूं या जो हमने सीएस का ग्रुप बनाया उस पर मैसेज डाल दूं। तो दोनों केस में तो मैसेज मेरा पहुंच रहा है ना, दोनों केस में मेरा मैसेज पहुंच जाएगा राहुल तक। बट एक्चुअली सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब मैं ग्रुप में मैसेज भेज रहा हूं तो वो मैसेज सबको मिल रहा है, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है उस मैसेज से। तो जो हब होता है वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। और स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है वो मैसेज की, वो केवल उसी को मैसेज देगा जो रिसीवर है। यानी कि जो हमारा डेटा और जो सेंडर और रिसीवर है, डेटा कम्युनिकेशन केवल उन्हीं दोनों के बीच में होगा। बाकी जो नेटवर्क पे जो लोग हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक, और हब क्या करता है कि वो पूरे नेटवर्क पे मैसेज को भेज देता है। जब पूरे नेटवर्क पे मैसेज को भेजेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेटवर्क का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, यानी कि डेटा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। तो स्विच को इसलिए इंटेलिजेंट हब बोलते हैं क्योंकि स्विच जो है वो मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। सिंपल सा एक लाइन में आंसर है इसका कि स्विच जो होता है इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, जब वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगा वो सेंडर और रिसीवर के बीच में होगा, और जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन का पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है कि मैसेज जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे कि स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब बिकॉज it does not broadcast data on the network. It provides data communication between only sender and receiver, so it will reduce the network traffic also.
ठीक है, ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि स्विच को हम इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं। अब 20th क्वेश्चन में पूछा है कि माइस्क्यूएल के अंदर जो इन होता है, इन क्लॉज, वो किसकी तरह काम करता है? माइस्क्यूएल में सर हम नॉट। लोग इन का यूज किया है, तो इन किसकी तरह काम करता है बताओ, कोई है ना? सर नॉट नहीं नॉट। होगा, नॉट नहीं होगा इसका आंसर। इन कमांड का यूज किया है तुम लोगों ने कभी? इन माइस्क्यूएल के अंदर नो सर। किया है, कई बार कराया है मैंने, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को सर टाइम नहीं है याद एंड करने। बता रहा हूँ मैं इन कैसे यूज होता है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन किसके सिमिलर में है। देखो जैसे मैंने एक कमांड दिया, मेरे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, ठीक। अब इसमें मान लो कई सारे कॉलम्स हैं, मैंने कहा कि एक कमांड लिखो जो उन बच्चों का डाटा डिस्प्ले कराए जिनकी सिटी दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता है, ठीक है। जिनकी सिटी क्या है? दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है। मुझे केवल उन बच्चों का डाटा डिस्प्ले कराना है जिनकी सिटी दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता होनी चाहिए। तो मैं कमांड क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू इन, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? दिल्ली, मुंबई, मुंबई, सिंगल कोट में आएगा ये क्योंकि स्ट्रिंग है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। ये लिखोगे आंसर, यही आंसर होगा ना इसका। वेयर सिटी इन। और नॉट इन कब यूज करते हैं? जिनका सिटी जब ये नहीं होता तो हम क्या कर देते? नॉट इन कर देते, मतलब इनके अलावा, ठीक है। दो दो कीवर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है इन होता है, एक नॉट इन होता है। तो इन का मतलब जिनका है और नॉट इन मतलब जिनका नहीं है, ठीक। अब ये बताओ किसकी तरह काम कर रहा है। अगर मैं इस कमांड का एक ऑल्टरनेटिव लिखूं, मुझे नहीं पता होता कि इन कमांड इनका यूज होता है माइस्क्यूएल के अंदर, तब मैं इसको कैसे लिखता इस कमांड को? अगर मुझे ये पता नहीं होता कि माइस्क्यूएल में इनका भी यूज होता है, तो अगर यही कमांड का आंसर लिखना होता तब मैं कमांड का आंसर कैसे लिखता? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू, क्या लगा था इसके आगे? और मुंबई सिटी इक्वल टू मुंबई और और सिटी इक्वल टू कोलकाता। कोलकाता। किसके सिमिलर हो गया ये? हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन किसके सिमिलर हो गया? यस सर। किसके सिमिलर हुआ इन, बताओ। इनकी जगह हम किसी और का यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे एंड भी नहीं होगा। एंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बच्चे के 3 सिटी थोड़ी ना हो सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई सिटी। तो मैं एंड नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे और लगाऊंगा। जिनका सिटी दिल्ली, मुंबई या कोलकाता हो, तो केवल उन्हीं बच्चों का डाटा दिखाना है। तो वहां पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड सिटी इक्वल टू मुंबई एंड सिटी इक्वल टू कोलकाता। अगर हम एंड लगाएंगे तो फिर तीनों कंडीशन ट्रू होने पड़ेंगे। तो एक बच्चे के 3 सिटी थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही सिटी तो होगा उसका, या तो दिल्ली होगा या मुंबई होगा या कोलकाता होगा। तो और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो और होगा। जो इन क्लॉज होता है दैट वर्क्स सिमिलर टू और, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है, ऐसा नहीं है पता ना हो चीजें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो पहली बार उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अगर हमने इससे पहले अगर 3-4 पेपर सॉल्व किए होते, उनको सही से आंसर लिखे होते पढ़ पढ़ के, तो तुम्हारे माइंड में अपने आप ही आ जाता कि इन क्लॉज कहाँ पे यूज होता है। मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि तुम लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते हो, मेन दिक्कत ये है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नया क्वेश्चन है या जो हमने पहले सॉल्व नहीं किया है, ठीक।
अब ये चीजें जब तब आएंगी जब 10 क्वेश्चन इस टाइप के तुमने पहले कर ली हो, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इनका कहाँ पे यूज होता है। ठीक, अब जब इन कमांड हमने कभी लिखा ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि वो एंड के सिमिलर है कि और के सिमिलर है या नॉट के सिमिलर है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब तुम्हारे अगर 70 में से 22, 25, 26 नंबर आ रहे हैं तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तुम अपने आप ही पढ़ लो। मेरा इतना पढ़ाने के बाद, सारे वीडियोस तुम लोगों को सेंड करने के बाद, सैंपल पेपर सॉल्व कराने के बाद, अगर तुम लोग 70 में से 25, 26 या 30 नंबर तक ला रहे हो तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो फिर? तो कई तो केवल एग्जाम में आए थे तो केवल वो कुछ लिख के ही नहीं गए, रिजल्ट तो खराब करके गए, केवल 2 पेज लिख के चले गए बस, या इससे चाहते नहीं। ठीक है, इसको पढ़ोगे जब तक कुछ खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे पढ़ाने से क्या होगा? अब मेरा अगर पढ़ाने से कुछ हो रहा होता तो अभी तुम लोगों के नंबर मार्क्स आते उस हिसाब से, या तुम लोग घर पे पढ़ रहे होते। अब मेरे साथ तो दिक्कत ये है कि तुम लोग क्लास में भी सारे बच्चे नहीं आते हो। तुम लोग तो खैर आते हो, कई बच्चे तो ऐसे हैं वो क्लास में ही नहीं आते हैं। उनके पास ना तो क्लास अटेंड करने का टाइम है, ना उनके पास वीडियो देखने का टाइम है, ना उनके पास खुद से पढ़ने का टाइम है। तो फिर क्या कर सकते हैं? उनका पर्पज़ ही केवल ये है कि बस एग्जाम में पास हो जाएं। तो अगर एग्जाम में पास होने का पर्पज़ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बोलना, मेरी मेहनत या मैं तुम लोगों को इनकरेज करूँ, सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो तुम लोग। मैं बार बार बोलता हूँ कि डेली कम से कम एक सैंपल पे, हाफ सैंपल पेपर तो सॉल्व करना ही है। हर कितनी बार बोला है मैंने? कम से कम टाइम तुम लोग को निकालना पड़ेगा अगर मार्क्स लाने हैं। तो अगर मार्क्स नहीं लाने हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे ही पास हो जाओगे 20, 22, 25, 30 नंबर पे। ठीक, ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट 21th में पूछा है कि स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन नोन एज। मतलब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने किसी का कोई इंटेलेक्चुअल वर्क हमने यूज़ किया और उसको शो कर रहे हैं कि वो हमारा काम है, मतलब हमने किया है वो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके या उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नहीं, IPR नहीं हुआ। IPR तो एक राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो ये हमें इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमें एक राइट दिया हुआ है जिसे बोलते हैं IPR। तो उस राइट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा कोई इंटेलेक्चुअल वर्क अगर कोई लेता है या हमारे इंटेलेक्चुअल वर्क को कोई यूज़ करता है तो उस वो एक लॉ है। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो वो एक क्राइम हो गया कि अगर हमारा कोई इंटेलेक्चुअल वर्क ले रहा है। बट इंटेलेक्चुअल वर्क को लेना उसे क्या कहते हैं? IPR तो एक राइट है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। IPR इज अ लॉ विच प्रोटेक्ट्स दिस थिंग। ठीक है, IPR एक लॉ है जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। मैंने कल बताया था ये IPR के बारे में कि अगर कोई हमारा इंटेलेक्चुअल वर्क है और उसको कोई इलीगली यूज़ कर रहा है तो IPR क्या करता है? IPR एक लॉ बना दिया कि अगर इस तरह से कोई करता है तो उस वो क्या कहलाएगा? एक क्राइम कहलाएगा और उसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में। बट ये जो सर आइडेंटिटी थेफ्ट, ये जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं हम लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, प्लेगरिज्म, इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क चुराना उसे बोलते हैं हम लोग प्लेगरिज्म। ठीक है, इसका सर आंसर स्पेलिंग, स्पेलिंग लिखा रहा हूँ इसकी, प्लेगरिज्म। एक मिनट, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं बोल सकते? आइडेंटिटी थेफ्ट थोड़ी होगा, ये किसी का काम चुरा रहे हो, थोड़े उसकी आइडेंटिटी थोड़ी चुरा रहे हो। जब मैं उसका यूजर आईडी या पासवर्ड से लॉगिन करूंगा तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होगा ना। यस सर। मान लो तुमने मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड ले लिया तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल वर्क थोड़ी ना है, वो तो मेरा एक आईडी एंड पासवर्ड। इंटेलेक्चुअल वर्क का मतलब जैसे मेरा ये वीडियो है, मैंने ये वीडियो बनाया मान लो सपोज, या मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनाई। अब वो मेरा कोई काम ले ले और उस काम को वो यूज करे अपने नाम से तो वो कहलाएगा प्लेगरिज्म। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरा आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करता है तो वो प्लेगरिज्म नहीं हुआ। वो एक तरह की चोरी तो है बट वो प्लेगरिज्म नहीं कहलाएगा, उसे बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब मेरे यूजर आईडी पासवर्ड से कोई मेरा अकाउंट अगर यूज कर रहा है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। बट
मेरा कोई इंटेलेक्चुअल वर्क अगर कोई ले रहा है तो वो उसे बोलेंगे प्लेगरिज्म बोलेंगे। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख लो, PLAG, प्लेगरिज्म, PLA, ये लास्ट वाला बुक में जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, PLAGI ARI, प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग। प्लेगरिज्म मीन्स होता है स्टीलिंग। प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी करना, लेकिन चोरी क्या करना, किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क, जैसे किसी का कोई आर्टिकल है या किसी का कोई म्यूजिक कंपोजिशन है या कोई सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया और सॉफ्टवेयर को कोड कॉपी कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेगरिज्म कहलाएगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। एंड प्लेगरिज्म को प्रोटेक्ट कौन करता है, IPR। प्लेगरिज्म को प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी IPR। ठीक है, प्लेगरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाया गया है उसे बोलते हैं IPR। तो लोगों ने एग्जाम में IPR लिखा है, इसका आंसर गलत हो गया वो IPR। ठीक है, तो ये हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए। ओके, अब देखो इसमें मुझे दो चीज बतानी है। एक तो बाइनरी डेटा राइट कैसे करते हैं, ये फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सिलेबस है, नया पैटर्न बुक में तो नहीं दिया है। CSV फाइल में डेटा राइट करना और रीड करना सीखना है, और बाइनरी फाइल्स में भी डेटा राइट और रीड करना सीखना है। ठीक, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ग्रुप में भेजे थे, तो आप लोग समझ में आया होगा कि CSV फाइल क्या। हाँ, CSV और बाइनरी दोनों का सेंड किया था मैंने, तो एक बार तुम लोग उसको जस्ट एक बार वॉच कर लेना। पूरा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगभग 50-60% समझ में आ जाएगा। और बाकी की चीज़ें मैं कल की क्लास में तुम लोगों को बता दूंगा कि बाइनरी फाइल, कल मैं क्लास लूंगा तुम लोगों की, वैसे क्लास नहीं है लेकिन मैं क्लास लूंगा। ठीक है, यस सर। तो उसको हम सीख लेंगे कल, सर क्योंकि कल वो पेपर 4। है सर, तो वीडियो सेट। कल किसका पेपर है सर फिजिक्स का। फिजिक्स कितने मिनट से, 9 बजे 9:30 से ना। फिजिक्स का। अच्छा, तो ठीक है, मैं क्लास 2 या 3 बजे रख लूंगा। यस सर, 2 बजे। यस। एग्जाम के बाद तुम लोग जब आ जाओगे एग्जाम देके, तो उसके बाद रख लेंगे क्लास। ठीक है, तो क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ाना है, क्योंकि ये 4+2 मेरे ख्याल से 6 मार्क्स का आता है, ये दोनों बाइनरी फाइल और CSV फाइल का। ठीक, तो ये एक्चुअली एग्जाम में नया पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नया सैम्पल पेपर दिया है बोर्ड का, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, बाइनरी फाइल का भी आया है और CSV फाइल का भी आया है, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसमें जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अब वो तुम लोग सॉल्व करना, और जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको नोट करना। इसको कल हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है सर, ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना सर। हाँ, ये पेपर में सेंड कर दूंगा और इसका सॉल्व करो। और एक चीज़ और क्या था, हाँ मेरे पास एक पेपर और है प्री बोर्ड का जो मैंने बताया था, एक पेपर वो भी मैं सेंड करूंगा। मैं 3 पेपर सेंड करूंगा और तीनों पेपर तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीनों पेपर सॉल्व करने हैं और तीनों का PDF बना के मुझे भेजना है प्रॉपर वे में। मैं पूरा चेक करके तुम लोगों को आंसर यस सर। भेजूंगा, वापस रिटर्न करूंगा। ठीक, तो एक प्री बोर्ड का पेपर ये हो जाएगा, एक प्री बोर्ड का मैंने जो बनाया था वो 2, और एक पेपर और है मेरे पास। मैं 3 पेपर सेंड करूंगा तुम लोगों को प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड से पहले, मतलब अभी छुट्टियों भेज दूंगा, और तीनों को सॉल्व करके मुझे रिटर्न करना है। और हाँ, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है सबको, और एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। ठीक, तो सर, प्रैक्टिकल, इन्वेस्टिगेशन ही बनानी है। हाँ वही इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनेगा और एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बनेगी। उसमें मतलब मिनिमम 20 प्रोग्राम होने चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम तो सेंड किए थे तुम लोगों को ऑटम ब्रेक में कि कौन कौन से प्रोग्राम लिखने उसमें यस सर। बनाने हैं। सर एक बार फिर से कर देना सर सेंड। सेंड कर दूंगा, लेकिन वो सारे प्रोग्राम्स के आउटपुट तुम लोगों को खुद से निकालने हैं। ठीक है, यस सर। क्योंकि आउटपुट निकाल के फिर उसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उन सबको प्रिंट करना है।
ठीक है, प्रिंटेड फाइल बनेगी इस बार। ठीक, जो आउटपुट आएंगे वो सबके तो अलग अलग उसको प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट करना है। प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बनेगी उसकी, मतलब वो फाइल में अटैच करना पड़ेगा, जो फोल्डर आते हैं ना, फाइल वाले फोल्डर, यस तो वो सारे पेजेस को उसमें लगाना है। और एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो प्रोजेक्ट में अभी छुट्टी से पहले तुम लोग बता दूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, तो उसका भी प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट का आउटपुट और प्रिंट आउट सब निकालने पड़ेंगे उसके। ठीक है, तो काम तुम लोगों के पास काफ़ी है अभी छुट्टियों में, क्योंकि फिर नेक्स्ट सेकंड प्री बोर्ड भी तुम लोगों का ऑफलाइन ही है, तो वो पेपर तो अर्जेंट कंपलसरी होगा देना। ठीक, सर वो जरूर देंगे सर। हाँ, तो छुट्टियों में काफ़ी काम सर बढ़ जाएगा, सर इसलिए प्रैक्टिकल कब से होंगे सर? प्रैक्टिकल बस सेकंड प्री बोर्ड खत्म, प्रैक्टिकल स्टार्ट। मतलब तुम्हारा सेकंड प्री बोर्ड अगर स्टार्ट होता है 10 तारीख से, छुट्टी खत्म होगी मेरे ख्याल से, 11 से शुरू हो जाएगा। 12 यस से सर। स्टार्ट। हाँ, तो 25 तारीख तक कम से कम चलेगा 12 वो, से 25-26 तक चलेगा। और जैसे ही तुम्हारा प्री बोर्ड होता है, एक तारीख से तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। मतलब जो भी लास्ट ईयर का जो पैटर्न है, अभी इस साल क्या आगे होता है पता नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा और सारे एग्ज़ाम होंगे। अब वो प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ामिनर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, या इंटरनली कराएंगे, वो भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल रेडी करके रखनी पड़ेगी अपनी उससे पहले। ठीक है, क्योंकि ये 10 और 8 18 नंबर के ये दोनों होते नहीं, कितना वेटेजेस का बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल फाइल कितने नंबर की होती है, सिलेबस में दिया हुआ है। सर 16 की होती है सर शायद। ये है तुम्हारा, देखो 9 नंबर का तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल है, 9 मार्क्स का। ठीक है, और 11 नंबर का है प्रोजेक्ट फाइल, 11 मार्क्स की। ठीक है, मतलब 20 नंबर के रिपोर्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल बनेंगे। तो ये अच्छे से बनाना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे इसको। और 10 नंबर का टेस्ट होता है प्रैक्टिकल में, जो प्रोग्राम मिलते हैं बनाने को, तो 30 नंबर का होता है टोटल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल और ये नहीं बना होगा सर, लेना। वाइवा नहीं होगा? वाइवा इसी पे होता है, तो 2 नंबर का वाइवा होता है, 2 नहीं 3 5 नंबर का वाइवा होता है। मतलब जो 20 नंबर के मैंने बताया ना, रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट फाइल, इसी यस में सर। मतलब ये 15 नंबर की इसमें फाइल होती है, दोनों फाइल, और इसी में 5 नंबर का वाइवा होता है इसी पे। यस सर। तो वो टोटल 20 मार्क्स के हो जाते हैं। और बाकी 10 नंबर का वो प्रैक्टिकल एग्जाम में देंगे करने के लिए, तो 30 नंबर का आता है टोटल इस तरह से। ठीक है, तो चलो इसको तो हम लोग, मैं बता दूंगा छुट्टी से पहले तुम लोगों को क्या क्या काम करना है, और उसकी सैम्पल फाइल भी भेज दूंगा, तो तुम लोग छुट्टियों में कर लेना अच्छे से। और बाकी के जो मैं प्री बोर्ड के पेपर भी दूंगा, वो भी सॉल्व करने। इस बार मैं, ध्यान रखना, अगर किसी ने आंसर सबमिट नहीं किए, मैं उसका कोई भी काम एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ना उसकी प्रैक्टिकल फाइल लूँगा, ना उसका प्रोजेक्ट फाइल लूँगा। तुम लोग काम नहीं करते हो, और रीज़न उसका यही है कि काम नहीं करते इसलिए नंबर नहीं आते। ठीक है, इसको कर लेना तुम लोग, बाकी का पेपर सॉल्व करना, जो क्वेश्चंस नहीं आए मैं कल डिस्कस करूँगा उसको। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास कल मेरी। ठीक है, हाँ सर प्रोग्राम की पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ, PDF भेज दूंगा मैं प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, एंड कर रहा हूँ। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, लीव करो।